नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। खामनेई को सुपुर्द खाक करने के बाद अब ईरान का सिर्फ एक ही मकसद है, डोनाल्ड ट्रंप की हत्या। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की रिपोर्ट में यह सनसनीखेज खुलासा भी हुआ है कि ईरान ट्रंप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि ट्रंप की वजह से इजरायल ने ईरान पर हमला करने की हिम्मत दिखाई। और इतना ही नहीं, ट्रंप के फैसले ने ही खामनेई को मौत की नींद सुलाया था। जारी बातचीत के बीच में अब अमेरिका ने एक बार फिर से जंग छेड़ दी है। कल इनकी बैठक होने वाली थी, 11 तारीख को मुलाकात होने वाली थी, बातचीत होने वाली थी, लेकिन उस पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया गया है। ईरान पर हाई रिस्क है, लेकिन ट्रंप पर हमला 100% फिक्स माना जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे इंडिया बोल रहा में ईरान का। आयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक किए जाने के तुरंत बाद एक सनसनीखेज खुफिया रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की ओर से अमेरिका को साझा किए गए इनपुट्स के अनुसार ईरान इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक नई और बेहद गुप्त साजिश रच रहा है। बताया यह जा रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल और वैश्विक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि इजरायल ने अमेरिकी प्रशासन को चेतावनी दी है कि खामनेई की मौत के बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उसका सबसे बड़ा टारगेट इस समय सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है। अब ट्रंप की हत्या का जो प्लान बन रहा है, बताया यह जा रहा है कि वो ईरान की तरफ से बनाया जा रहा है और यह दावा इजरायल का है। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से इस बारे में फोन पर भी बात कर ली है और ट्रंप को ईरान की साजिश के बारे में चेतावनी दे दी है। इजरायली खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के बारे में उनकी तरफ से बताया गया है। रिपोर्ट में ट्रंप की हत्या की ईरानी साजिश का पर्दाफाश उन्होंने किया है और ट्रंप ने नेटो समिट में अपनी हत्या की साजिश का जिक्र भी किया था। अब मोसाद को इनपुट क्या मिला है वो जान लीजिए। मोसाद को ईरान के सीक्रेट ऑपरेशंस का इनपुट मिला है। ऑपरेशंस विंग यूनिट 840 के इंटरनल मैसेज सोर्स से ये बताया गया कि उन्हें इसके बारे में जानकारी मिली कि ट्रंप की हत्या के लिए ईरान खतरनाक प्लानिंग कर रहा है। तीसरे देश के पासपोर्ट धारक शूटर्स को काम पर रखने का इनपुट मिला है। वैसे भी दुनिया भर में ईरान के प्रॉक्सी सक्रिय है। शूटर्स को बिटकॉइन के जरिए लाखों डॉलर ट्रांसफर करने का दावा तक कर दिया गया है और अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से अपंग बनाने के लिए ईरान ये कोशिश कर रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की तरफ से बताया गया है, इजराइल की तरफ से बताया गया है कि उन्हें ईरान को लेकर के ये खुफिया इनपुट्स मिले हैं। ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव का ये नया अध्याय तब खुला है जब हाल ही में अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य कार्रवाइयों को तेज किया। दोनों देशों के बीच चल रही अनौपचारिक बातचीत पूरी तरीके से ठप हो गई है। ईरान डोनाल्ड ट्रंप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। उसके पीछे की वजह आयतुल्लाह अली खामनेई का जाना और दशकों तक ईरान को अमेरिका की तरफ से परेशान किया जाना। साल 2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी पर अमेरिकी ड्रोन हमला हुआ। इसका बदला लेने की कसम ईरान सालों से खाते आ रहा है और फरवरी 2026 में अमेरिकी और इजरायली हमले में खामनेई की मौत के बाद ईरान में प्रतिशोध की ये आग और ज्यादा भड़क उठी है। और अभी हाल फिलहाल में जो नेटो का शिखर सम्मेलन हुआ है, उससे लौटते वक्त राष्ट्रपति ट्रंप के विमान की सुरक्षा में अचानक से बड़ा बदलाव कर दिया जाता है, जिसे इसी खुफिया अलर्ट से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। ट्रंप ने खुद एयरफोर्स 1 पर पत्रकारों से बात करते हुए स्वीकार किया कि वो ईरान की हिट लिस्ट में शीर्ष पर है। हालांकि वो बात अलग है कि एयरफोर्स 1 की जब बात होती है तो ये कहा जाता है कि ये भूकंप रोधी है, ये परमाणु अटैक को भी सह सकता है, लेकिन बावजूद इसकी दिशा को परिवर्तित कर दिया जाता है। हालांकि अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का एक धड़ा यह भी मान रहा है कि इजरायल की ये रिपोर्ट ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य हमलों को और ज्यादा तेज करवाने के लिए एक रणनीति भी हो सकती है। अब यही सब समझेंगे हमारे मेहमानों से। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, डिफेंस एक्सपर्ट, डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार, अहमद मस्ती खान, सीनियर जर्नलिस्ट अमेरिका से। सबसे पहले अहमद मस्ती खान जी, आप ही से मेरा ये सवाल होगा कि एयरफोर्स 1
आखिरकार उसे डाइवर्ट क्यों कर दिया गया जब इतने सारे दावे किए जाते हैं कि परमाणु अटैक को भी स्वीकार कर सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह करके कि मेरी हत्या हो जाएगी, ये खौफ क्या वहां के वोटर्स में भर रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में बस यही मेरे पास एक मौका रह गया है। आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्ते। अब मुझे पता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की किस बात पे लोगों को यकीन आता है। मुझे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत सारी बातें करते हैं, रोज ही नई नई बातें करते हैं। अब इनको जो ये इन्होंने वेडनेसडे के दिन एंकारा में इन्होंने कहा वो यानी ईरान, वो अमरीकी रहनुमा यानी मुझे ख़त्म करना चाहते हैं, मेरा नाम हर फहरिस्त में शामिल है। मैंने आज सुबह देखा इनका हर एक फहरिस्त में मेरा नाम शामिल है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और ये जो इनको जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली वो इजराइल की तरफ से मिली। अब इजराइल के जानिब से जो अगर मोसाद की तरफ से अगर मिली है और उसके ऊपर अगर अमेरिकन सदर भी उसके ऊपर इतने ही ज़्यादा यकीन करते हैं जितना कि इजराइल वाले शायद करते हो, तो भी ये भी एक ताज्जुब की बात है ना जी, कि भाई एक दूसरे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर आप इस किस्म से इतनी ज़्यादा यकीन क्यों करते हैं। और उसी के बुनियाद पे जब वो कतर वाली जो जहाज़ थी जो इनको गिफ्ट में मिली है $400 मिलियन वाली, तो उसमें वो नहीं गए वहाँ से एंकारा से, वो सिक्योरिटी की वजह से अपने पुरानी जहाज़ में गए, फिर बाद में यूनाइटेड किंगडम से उसी जो शाहाना जहाज़ नया जो इनको मिला है उसमें सवार होके गए। तो ये देखें, इजराइल के अपने कुछ एजेंडा है। और ये भी बहुत मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अजीब सी एक ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर है ईरान और इजराइल में, उसके वजह से इतनी ज़्यादा इनमें आपस में है कि इजराइल चाहता है कि भाई इसकी हुकूमत को किसी न किसी तरीके से गिराई जाए, मुल्लाओं की हुकूमत जो है। और वहाँ पर ये मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है, ये फीसिबल नहीं है। अब वो अमेरिका को ही इस्तेमाल करता है। हम ये जो डराने धमकाने के से आपने देखा कि अमेरिका ने फ़ौरन ही जो है दोबारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह वो सबको जो है थ्रैश बिन में डाल दिया और कहा कि नहीं भाई हम तो अब लड़ते ही रहेंगे। अब ये मामला यहाँ तक चला गया है। अब ये एक तरफ ईरान के लोग जो हैं, कुछ लोग जो IRGC वाले हैं वो भी इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो भी अपना टोन डाउन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भी जब उनके खामिनाई की फ्यूनरल भी थी वहाँ पर उन्होंने दोबारा कहा कि हम ट्रंप से बदला लेंगे पूरे दुनिया के आगे। ये जो है मौका दे देती है। फिर ये जो 4 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक ये पूरा काफिला निकला है करबला तक का, मशहद तक का, तो ये वहां पर होना ही था। लोगों को इमोशनली टूटना था और उन्हें कहना था अमेरिका डाउन, और उन्होंने वो किया, डॉक्टर अजताब सिंह। लेकिन क्या ये इजराइल की तरफ से एक सोची समझी रणनीति है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को ये भरोसा दिलवाया जाए कि आपकी हत्या होने वाली है, ईरान ये करने वाला है, ताकि पैनिक सिचुएशन में आकर के डोनाल्ड ट्रंप और हमले करना शुरू करते हैं? देखिए मीनाक्षी जी, निश्चित रूप से इजराइल एकमात्र देश है जो चाहता है कि युद्ध कंटिन्यू रहे, क्योंकि वहां इलेक्शन है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के जो राजनीतिक कैरियर है उस पे एक तरह से दांव लगा हुआ है। तो वो साम दाम दंड भेद कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चुकेंगे। तो एक इजराइल की तरफ से हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ये ईरान की तरफ से जो थ्रेट है ये कोई नई बात नहीं है। ये 2020 जनवरी में जब कुद्स फोर्स के जो चीफ कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उनकी हत्या बगदाद में हुई थी, उस समय से ईरान में ये बात हो रही है और राष्ट्रपति ट्रंप पे खतरा मंडरा रहा है। ईरान ने ओपनली, ईरान के कई ऐसे कमांडर्स ने और लीडर्स ने धमकियां दी हैं। तो खतरा तो उनको, राष्ट्रपति ट्रंप को, उनके अपने अमेरिका में भी है, डोमेस्टिकली भी उन पे अटैक हो चुका है, और इंटरनेशनली अगर ईरान की तरफ से खतरा है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड जो कह लीजिए हेड ऑफ स्टेट हैं और इतने शक्तिशाली हैं कि उनको सांच को आंच नहीं वाली बात है, उनको कौन मार सकता है। लेकिन जिस तरह की कार्रवाइयां हुई है ईरान में, जैसे सुप्रीम लीडर को और कमांडर्स को मारा गया और उसके बाद जो तबाही हुई है ईरान में, ऐसे में तो खतरा कहीं से भी हो सकता है। और इस्लाम में तो एक फतवा कल्चर भी है
भारत में देखिए कई ऐसे, एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, सलमान रुश्दी के केस में कैसे फतवा जारी हुआ था और उनको जाके इंग्लैंड में इस तरह से कोशिश की गई हत्या करने की, कई बार अटैक हुए। तो ये एक पार्ट ऑफ कह लीजिए कल्चर भी है। और यहाँ पे चूंकि युद्ध का माहौल है और इस तरह की बातें हुई हैं, अटैक काउंटर अटैक हो रहे हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं कि वो 40 करोड़ डॉलर का जो प्लेन भी उनको एयरफोर्स वन मिला है, वो भी कतर ने उनको गिफ्ट किया है। जिस प्लेन पे भी वो नहीं गए, उन्होंने जाके बदला यूके में, जैसा अहमद साहब ने कहा। तो कई सारे प्लॉय से, इस तरह के हथकंडा से, दोनों तरफ से, एक तरफ अमेरिका की कूटनीति दबाव की जो नीति है, उसका भी एक हो सकता है। इजराइल ऑफ कोर्स नहीं चाहता है, वो तो चाहता है युद्ध रहे, वो भी है। और तीसरी तरफ खतरा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता जी। लेकिन ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जी, ये क्या माना जाए, जितनी खुफिया इनपुट्स आ रहे हैं, जितनी ये सूचनाएं आ रही हैं, जो गैदरिंग हो रही है इन इंफॉर्मेशन की, क्या ये समझा जाए कि एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है अपने जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के उन्हें, क्योंकि अब तो करबला से लेकर के मशहद तक की पूरी यात्रा हो चुकी है, फुल स्केल वॉर लड़ना है। Good evening, Meenakshi, and good evening to all my fellow panelists. I'm humbled to be part of such a good panel. Thank you, sir. And मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, पहले ना वॉर में बड़े एथिक्स होते थे। वॉर एक लड़ाई का नाम है, एक बहुत भयावह दृश्य होता है, लेकिन फिर भी एथिक्स होते थे। आज की दुनिया में और आज की डेट में कोई एथिक्स नहीं है वॉर के। मेरा कहने का पर्पज ये है कि क्या अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया, वो सही था? वो क्यों अटैक किया गया? क्या खामनेई साहब को और उनके साथ इतने सारे लोगों को मारा गया, वो सही था? क्या कासिम सुलेमानी की हत्या सही थी? क्या जो एक स्कूल पे 170 बच्चियों को मारा गया, वो सही था? क्या इजराइल के ऊपर जो अटैक हुआ अक्टूबर में, इतने हजारों लोगों को सफर करना पड़ा, वो सही था? तो कोई एथिक्स नहीं है कहीं भी। तो जब भी कोई काम ऐसे करता है तो उसको डरना स्वाभाविक है। और कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ये आवाज बहुत ज्यादा आई थी ईरान से, और अब तो इस वॉर में और भी ज्यादा है कि ये कहना कि ईरान ट्रंप की हत्या का प्लान नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर वो कर सकते हैं तो करेंगे। पैनलिस्ट ने कहा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल है, उसकी सिक्योरिटी अच्छी है, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट्स की हत्या पास्ट में नहीं की गई है। ये तो दाव की बात है, किसको कहां से दाव मिलेगा और कौन आपकी सिक्योरिटी में सैन लगा के घुस जाएगा। पर जहां तक ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी का इशू है, ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी को आप परसेंटेज में भी नहीं नाप सकते। मैं ये भी नहीं कह सकता कि 50% है, 40% है, जीरो है, जीरो। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई फ्रेश जो प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, ये एक प्रोपोगंडा ही है। दो रीजन की वजह से ट्रंप साहब कुछ भी कोशिश कर रहे हैं सिंपैथी लेने की, किसी भी तरीके से इस ईरान वॉर में अगर वो जीतते नहीं हैं तो कम से कम कुछ सिंपैथी ले लें। सितंबर अक्टूबर का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल कभी नहीं चाहता कि अमेरिका इस वॉर को छोड़ के निकले। इजराइल किसी भी कोशिश में तैयार रहता है, किसी भी तरह से अमेरिका उसके साथ बना रहे। इजराइल इस डील से भी खुश नहीं है। रीजन उसका सबसे बड़ा यह है कि जब इजराइल इस वॉर में घुसा था अमेरिका को लेके, इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे। क्या थे वो ऑब्जेक्टिव? कि भाई डी न्यूक्लियराइज होना चाहिए, उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म होनी चाहिए, उसके प्रॉक्सीज अनार्म्ड होने चाहिए या खत्म होने चाहिए, और उसकी मिसाइल की जो इन्वेंट्री है वो कम होनी चाहिए। वो अभी तक कुछ अचीव हुआ नहीं, और वो चाहता था कि कहीं ना कहीं लेबनान और कुछ अमेरिकन्स भी ये बहुत अच्छे से, ग्रुप कैप्टन तपेश जी, समझने लग गए हैं कि ये बार बार अपनी मौत का डर दिखा करके सिर्फ और सिर्फ सिंपैथाइज करना चाहते हैं लोगों को, वहाँ की आवाम को, वहाँ की जनता को, सिर्फ चुनावों के लिए। क्योंकि ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, उसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि कभी इलेक्शन के बीच में गोलियां चल जाती है, कभी किसी डिनर के दौरान गोलियां चल जाती है, कभी गोल्फ खेलते हुए गोलियां चल जाती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को छू कोई नहीं पाता। मीनाक्षी जी, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सही शब्द है, ड्रामेबाज हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर 3 हमले ऑलरेडी हो चुके हैं। अमेरिका के लोगों ने ही किया, उनमें किसी में भी विदेशी हाथ नहीं था। अभी जब वो दावा कर रहे हैं कि इजराइल ने, नेतन्याहू ने उन्हें बताया कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, ये किसको नहीं मालूम है। जाहिर बात है, जब उन्होंने 28 फरवरी को आयतुल्लाह अली खamenei और ईरान के 30 टॉप कमांडर्स को और पॉलिटिकल लीडर्स को मार डाला, तो ईरान में काफी सारे लोग गुस्से में होंगे।
तो इस तरह का खतरा पहले भी उनके ऊपर था, एफबीआई का असेसमेंट। इस तरह का खतरा 1 मार्च के बाद और ज्यादा बढ़ गया, जो उनकी सीक्रेट सर्विस है उसका असेसमेंट है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इस बार नई बात क्या है कि इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पर, जैसा अभी बता रहे थे, तो उनको सिंपैथी वोट चाहिए और वो ईरान के ऊपर क्या और दबाव बढ़ा सकते हैं। देखिए, उनको कुछ बहाने चाहिए। अगर हम देखें पिछले 3 दिन से लगातार वो जोर जोर से हमले कर रहे हैं ईरान के ऊपर और कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो नेतन्याहू भी चाहते हैं कि ये लड़ाई चलती रहे। अब उन्हें नेतन्याहू से एक और बहाना, सजा सजाया बहाना मिल गया कि ईरान के ऊपर और हमले कर सकें। बिल्कुल, मेरा ये मानना है। जी 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 सर, प्लीज कंप्लीट। मैं अंतिम शब्द ये कहूंगा कि दुनिया में जितने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको उनकी डोमेस्टिक सिक्योरिटी एजेंसी सिक्योरिटी देती हैं जो प्राय अभेद्य होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी प्राय अभेद्य हैं, 1% चांस रहता है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि नेक्स्ट हमला जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर होगा तो ईरानी नहीं होगा और ना ही कोई विदेशी होगा। वो फिर से अमेरिका के अंदर ही एक त्रासदी से तड़पता हुआ इंसान होगा। जी। लेकिन अहमद मस्ती खान जी, अब आगे क्या? क्योंकि अभी तक तो हमेशा ये कहा गया कांग्रेस के अंदर कि हमें इतने पैसों की आवश्यकता है, ये हथियार खरीदने हैं, वो हथियार खरीदने हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की रक्षा के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर और भी खर्चा होने वाला है क्या? देखें, डोनाल्ड ट्रंप जो है, इनके ऊपर हमला हुआ था 13 जुलाई 2024 को। वो जो एक नौजवान जो मारा गया था, छोटा बच्चा था, अमेरिकन पेंसिल्वेनिया में, थॉमस मैथ्यू क्रुक्स। उससे एक दिन पहले टेक्सास में जुलाई 12 को एक पाकिस्तानी को भी अरेस्ट किया था। उसका नाम था आसिफ मर्चेंट। वो आज तक गिरफ्तार है। उसके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा था कि उसको ईरानियों ने पैसे दिए हैं कि वो आके डोनाल्ड ट्रंप का सफाया करे। ये इसके सदर बनने से, वो जो हमला हुआ था उससे एक दिन पहले ही वो अरेस्ट हुए थे। वो अब तक भी उसके ऊपर केस वेस चल रहा है, वो जेल में ही है। तो ये देखें, ईरान के, मुझे नहीं लगता है कि ईरान जो है इस किस्म की कोई हरकत करेगा। और मुझे नहीं लगता, यहाँ पे अमेरिका के अंदर खुद ही लोग बहुत ज़्यादा इनसे, जैसे कि किसी दोस्त ने अभी कहा, यहाँ पर चरिए लोग बहुत हैं। यहाँ पर मुसीबत ये है कि गन इतनी आसानी से लोग ले सकते हैं कि हर कोई जाके 2 मिनट के अंदर गन खरीद सकता है। यहाँ पे जो इनकी एक कोई कानून है कि गन आप ले सकते हैं, गन कैरी कर सकते हैं, ये जो है, इसके वजह से इनको थ्रेट है। किसी बाहर मुल्क से थ्रेट वगैरह कोई नहीं है। और देखें, इस वक्त ये सारा ड्रामेबाजी कर रहा है। 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि इन्होंने 1 साल के अंदर $2.25 अरब कमा चुके हैं इस वाले मर्तबा। $2.25 अरब किसी सदर ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने, मेरे ख्याल में तारीख में इतना ज़्यादा बड़ा माल कमाया नहीं होगा। और अगर ये कहें कि नहीं हमने साफ तरीके से कमाया था, तो ये कोई बेवकूफ़ी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो इन सारे खबरों के लिए भी डाइवर्ट करने के लिए इस किस्म की बातें की जाती हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।